हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि हम जिस तरह से आत्मकारक की सिचुएशन को देखकर व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसी तरह से बाकी के जो चर कारक होते हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, जो नवांश का पिलर बेस समझाया था उसे सिर्फ और सिर्फ आत्मकारक तक ही रखिएगा। यानी कि जो नवांश के 4 केंद्र बताए थे वो 4 केंद्रों का जो प्रभाव है उसको आत्मकारक ग्रह के साथ ही जोड़ के देखिएगा। उससे हट जाने के बाद जो दूसरे कारक ग्रह आएंगे, यानी कि अमात्य कारक, फिर आपका पुत्र कारक, पितृ कारक और कहीं ना कहीं दर कारक, तो इनको उस तरीके से लगा के नहीं देख सकते। नहीं तो क्या हो कि दर कारक अगर यहाँ कहीं से जुड़ जाए तो हम ये कहें कि ग्लोबल, ऐसा नहीं है। वहाँ पे उसको हम ऐसा मानेंगे कोई पर्टिकुलर चीज़ भाग्य के साथ हो रही हो। तो आज के कुंडली के अंदर हम 2 चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। पहला, आत्मकारक क्या कह रहा है, और फिर जो दर कारक है, विवाह को निभाने के लिए जिसको दायित्व दिया गया है, वो क्या बता रहा है। एक तरफ हमारे पास लगन कुंडली है और दूसरी तरफ हमारे पास नवांश की कुंडली है। पहले हम चलते हैं लगन कुंडली में, एक बार ऊपर से देख लेते हैं और फिर नवांश से उस पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। लगन कुंडली से अगर हम देखें तो हमें दिखाई देते हैं कि जो शुक्र हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो 5th हाउस में है। ऐसी स्थिति में शुक्र और फिर मंगल वहीं पर आकर बैठे हैं। शुक्र के ऊपर केतु, राहु और मंगल जैसे ग्रहों का कुछ पाप प्रभाव या पृथकतावादी प्रभाव कहा जा सकता है। इसके बावजूद मंगल जो है वो कहीं ना कहीं पहले भाव का स्वामी है, तो कुछ शुभ है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो राहु केतु से थोड़े से पीड़ित प्रभावित है। मंगल की युति को हम मिक्स नेचर में रीड करेंगे। बुध की युति क्योंकि 6ठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर हो रही है तो कुछ संघर्ष की स्थिति दिखा सकती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी तरीके से प्रेम विवाह की संभावना थी कुंडली के अंदर। अब मैरिज लाइफ को जब हम यहाँ से रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्लाइट स्ट्रगल कह सकते हैं, लेकिन जो उसकी क्लियर पिक्चर होगी वो इस चार्ट से इतना डीपली एकदम से ऑब्जर्व नहीं हो पाती। वहाँ पे हम जाते हैं किसकी तरफ, अपने नवांश में दर कारक की तरफ। अब देखिए, दर कारक से पहले आत्मकारक को समझ लेते हैं। आत्मकारक इस कुंडली में चंद्रदेव थे। चंद्रमा की प्लेसमेंट देखेंगे तो अष्टम भाव, मैंने पहले कहा था अष्टम भाव में यदि चंद्रमा आ रहा है तो थोड़ा सा परेशानी आवश्यक रूप से दिखाएगा। वहाँ पे उनके जो स्वामी बन रहे हैं गुरु, वो यहाँ पे 6ठे भाव में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बीमारी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ टेंशन फिर भी देगा। दूसरी बात, इस आत्मकारक ग्रह का संबंध सप्तम से हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ फैमिली या स्पाउस को लेकर कनेक्ट होके चलेगी, जिसके लिए वो आत्मा को जन्म दिया गया है। तो आत्मकारक के रोल को हमने समझ लिया सबसे पहले कि कहीं ना कहीं 7th हाउस कनेक्ट होने के कारण जीवन का कोई एक हिस्सा जो है वो वैवाहिक जीवन या अपने परिवार के साथ जुड़े हुए कर्म में लगेगा। अब दर कारक की तरफ चलते हैं। दर कारक जो है वो यहाँ पे बुध बन रहे हैं। बुध की स्थिति को हम यहाँ पे देखें, भाग्य में बैठे हैं तो पॉसिबल है कि भाग्य से रिश्ता जुड़ के आगे बढ़े। अब ये स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट हो जाती है, लेकिन अब इसको थोड़ा डेप्थ में जाइए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दर कारक जो है वो मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में बैठने की वजह से ऊर्जावान हो जाएंगे, या फिर अपने शत्रु की राशि में बैठने की वजह से जो मंगल के प्रभाव हैं वो हमारे पार्टनर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, दर कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के तत्व प्रभाव को भी अपने अंदर कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट में दिखाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो बुध का मंगल की राशि, जो कि बेसिकली ऊर्जा की राशि है और दूसरा उतावलेपन की राशि है, कुछ हद तक संघर्ष की राशि भी मानी जाती है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मांगलिक प्रभाव वाले जो संघर्ष होंगे उनको जीवन में दिखाने की स्थिति उत्पन्न करता है। मंगल में जिद है, गुस्सा है, पैशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने पार्टनर की वजह से उस एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर केतु राहु के कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा ऐसी स्थितियाँ कभी कभी बनेंगी कि चीज़ें समझ नहीं पा रहे या
समझने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन एक डिटैचमेंट के थॉट्स को क्रिएट करने की स्थितियाँ पैदा बार बार लाइफ के अंदर हो सकती हैं। क्योंकि ये नवांश था जहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड इस तरीके से नीच राशिस्थ होना, ये भी प्रभाव दिखाता था कि कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के अंदर कुछ सर्टेन चैलेंजेस होंगे। लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से चलने के बजाय जब दर कारक को यूज़ कर रहे हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट होगा वो किस तरीके का स्थितियाँ दिखाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन सेम तरीके से जैसे हम आत्मकारक को लेकर आए थे वैसे दर कारक को लेकर आएंगे। आत्मकारक को जब हम लेकर आएंगे तब कारकांश बनता है, वो बनेगा मीन से। ठीक है, यहाँ पे हम आत्मकारक पे चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं दर कारक पे। दर कारक के लिए जब हमने दर कारक की राशि को यहाँ पे देखा जो ओरिजिनल लगन था उसके बराबर आ गई। वहाँ पे हम देखते हैं तो जो बुध है वो स्वामित्व ले रहे हैं तीसरे और छठे का कहीं ना कहीं संघर्ष का। ऐसे स्थिति में नेचुरल सी बात है कि थोड़ा सा संघर्ष जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन में देखने को मिलना लाजमी होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम देखें तो बुध की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं 5th हाउस में हो रही है। 5th हाउस में बुध की प्लेसमेंट की वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जो त्रिकोण के स्थान हैं 1, 5 और 9 इनमें बैठे हुए ग्रह कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कुछ शुभता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह बुध जो कि दर कारक है उसका सूर्य की राशि में बैठना न्यूट्रल है या फ्रेंडली है, बहुत नेगेटिव नहीं है और भाव अच्छा है, तो वहाँ तक कुछ सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर वही स्थिति है, मंगल शुक्र केतु के प्रभाव कहीं ना कहीं दर कारक तो अपने अंदर फेस करने हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिविजन्स के साथ जब हम देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये 3 ग्रह भी उसे किसी न किसी रूप में प्रभावित करेंगे। अब आत्मकारक के केस में मैंने आपसे कहा था कि वो ग्रह उठाइए जो उससे कम डिग्री में, उससे जस्ट कम डिग्री में हो। दर कारक है तो हमें जस्ट एक ऊपर की डिग्री का प्लैनेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम एक ऊपर के प्लैनेट को यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि इससे संबंध बनाएगा, तब जाके ये पिक्चर क्लियर होगी कि किस तरफ से चीज़ें मूव हो रही हैं। जब हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट को उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे अब ये खेल डिग्रियों में दिखता है, और डिग्रियों में क्योंकि इसकी स्थिति समझनी है तो दर कारक ग्रह अपने आप में सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है, तो हमें ये देखना होता है कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री में हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक है शुक्र, एक है मंगल। हम जब इनकी डिग्रीज को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि मंगल की डिग्री जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बुध के कंपैरिजन में। ऐसे स्थिति में मंगल का संबंध बुध के साथ बनता हुआ नजर आता है, जो कि फिर से मंगल के प्रभाव को जीवन साथी के अंदर दिखाने का प्रयास किसी न किसी रूप में करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो पूरे का पूरा चार्ट था, यहाँ पे हम सिर्फ पहले इतनी परिस्थिति को समझ पा रहे थे कि शुक्र है और शुक्र बैठा अच्छी स्थिति में, यहाँ पे सिर्फ एक नीच राशि प्रभाव है। लेकिन ज़मीन की हकीकतों के ऊपर जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि व्यक्ति यानी कि पार्टनर के अंदर मंगल का एंगर एग्रेशन का प्रभाव है। 1 नंबर की राशि जो फायर एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा संघर्ष दिखाती है, वो सारे प्रभाव हैं जो कि वैवाहिक जीवन के अंदर देखने पड़ रहे हैं। और फिर जब हम यहाँ पे आके कनेक्ट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि मंगल ग्रह और बुध के पास में है, जो कि अगेन बुध को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। तो जीवन के अंदर जितने भी आपके कारक हैं, चर कारक हैं, उस पर्टिकुलर प्लैनेट की सिचुएशन को नवांश में उठाना है, और फिर उस सिचुएशन के साथ साथ जिस तरीके से आत्मकारक के लिए हमने कंडीशंस की थी, जिस राशि में बैठा है उसको हमने लगन माना था, कारकांश माना था। यहाँ पे ये कारकांश के नाम से कहीं नहीं आएगा, लेकिन जो सिचुएशन उन्हें आत्मकारक को ऑब्जर्व करने में लगाई थी, वैसे ही अगर इंडिविजुअल कारक्स को लेकर उनसे बने हुए लगन से लेकर चीज़ों को बना के देखेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर इसी चीज़ को यहाँ से देखते 12 नंबर से क्यों देखते, कारकांश से देखते, तो कारकांश कुंडली के हिसाब से ये स्थिति जो बनती वो बनती 6ठे भाव में। ठीक है, वो एक अलग ही लेवल पे संघर्ष दिखाने की कंडीशन बना देती। तो आप जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये देखिए कि उससे रिलेटेड कारक को कोई एक एनवायरनमेंट दिया गया है, वो राशि का एनवायरनमेंट, और वही प्रभाव यहाँ पे जब कन्वर्ट होगा फिजिकली किसी तरीके से मैनिफेस्टेट होगा तो वो किस रूप में होगा। इन सारी चीज़ों की स्टडी आप अपनी कुंडलियों में अपने कारकों को यूज़ करके भी कर सकते हैं।
आई होप कि यहाँ पे चीज़ें कुछ हद तक समझ में आई होंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की तरफ निकलते हुए जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है समझिएगा कि उसके अंदर दशाएं जो हैं वो राशियों से चलती हैं। इस वजह से यहाँ पे जो अहमियत है ना वो राशियों की है। वो राशि अगर शुभ है तो आसानी से चीज़ें हो रही होंगी, अगर वो राशि क्रूर ग्रहों की है तो थोड़ी परेशानियों से दिक्कतों से हो रही होंगी। अगर दर कारक ग्रह मान लीजिए शनि की राशि में बैठा है तो फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निराशाओं के साथ वैवाहिक जीवन के अंदर ऊपर उन्नति होती नजर आती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ कर्मा उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पे इस नॉर्मल चार्ट्स के अंदर हम इसको इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यहाँ तो ये रॉयल्टीज सूर्य एंड ऑल को दिखाता, लेकिन जो एक्चुअली सिचुएशंस में फेस होगा, फील होगा, वो हमें इन चीज़ों से समझ में आ जाता है। यहाँ पे जैसे आत्मकारक है, आत्मकारक चंद्रमा 12 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा चैरिटी और इस तरीके के थॉट्स प्रोसेस भी उस आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्ट रहेंगे। वो फैक्टर्स भी आत्मा अपने अंदर लेके चलेगी। तो इस तरीके से राशि के प्रभाव, भाव के प्रभाव और भाव के प्रभाव को स्पेसिफिकली आत्मकारक के साथ जरूर जोड़ के देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या हमारा कर्मा अलॉट है उसे समझ के जीवन में उसकी तरफ धीरे धीरे अपनी उन्नति करते हुए निकल जाते हैं। धन्यवाद।